Good morning, dear students. So today we are going to discuss almost the last section of our chapter. In that, first of all, we will be discussing about ozone depletion. We know that ozone is making a protective shield over the atmosphere, and it is protecting all of the living creatures from the harmful UV radiations which are actually transmitted from the sun. So dear students, what happens nowadays because of the greenhouse effect, because of the some of the dangerous gases we are releasing in the atmosphere, this ozone layer, the thick ozone layer is now going to be diminished. आप देख सकते हैं यहाँ पे 1979 का एक फोटोग्राफ आपको यहाँ पे पोलर रीजन पे दिखाया गया है. Okay, see the ozone layer, and in 2008 ये कंडीशन है. दिस इज द बिग हॉल विच इज क्रिएटेड, एंड नाउ यहाँ पे अब ओजोन नहीं है. सो व्हाट are the impacts of this ozone depletion from the stratosphere that we are going to discuss. So dear students, what happens actually with ozone layer? So bad ozone is also there, which is formed in troposphere, which is called lower atmosphere. आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस इज अर्थ सरफेस, उसके ऊपर का जो एटमॉस्फेयर का लेयर है उसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, और उसके बाद का जो पूरा लेयर है दैट इज ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर, वहां पे ओजोन का लेयर है एक. तो बेड ओजोन इज प्रोड्यूस्ड और फॉर्म्ड इन ट्रोपोस्फियर इन द लोअर एटमॉस्फेयर यू कैन से. और प्रॉब्लम ये है कि दिस बेड ओजोन इज हार्मफुल फॉर द प्लांट्स एंड एज वेल एज एनिमल्स. ओके, अब देख सकते हैं यहाँ पे एक पिक्चराइजेशन में बैड ओजोन भी दिखा है और गुड ओजोन भी दिखा है. अब अगर बैड ओजोन है इट इज हार्मफुल फॉर द लाइफ, लेकिन जो गुड ओजोन है इट इज ऑब्वियसली हेल्पफुल फॉर पर्टिकुलरली लाइफ. So good ozone is found in the stratosphere. It acts as a shield absorbing ultraviolet radiation from the sun. और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में भी कुछ वेराइटीज है, दैट इज UVA, UVB एंड UVC. आप देख सकते हैं यहाँ पे UVB रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट कर रहा है ओजोन लेयर. द UV रेज आर हाईली इंजurious सिंस दे कॉज म्यूटेशन. चैप्टर नंबर 5 जेनेटिक्स में हमने देखा है कि UV रेज आर द कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ द म्यूटेशन. दे आर म्यूटाजेंस. नॉट ओनली दे आर म्यूटाजेंस बट एट सीरियस लेवल दे कैन कॉज cancers because of the mutations. So obviously they are threatening the life. The thickness of the ozone का formula है O3 in a column of air from the ground to the top of atmosphere is measured in the terms of Dobson units, और उसको abbreviated form में DU बोला जाता है. तो thickness in the column, मतलब column का मतलब यहाँ पे क्या है, you can see over here, ये पूरा जो vertical अगर हम इसको measure कर रहे हैं तो it is forming a column. तो ये पूरा कॉलम जो है उसमें ओजोन का जो लेयर है, ओजोन का जो कॉलम है, थिकनेस जो है, उस थिकनेस को मेजर किया जाता है डॉप्सन यूनिट्स में. ओके, एंड राइट नाउ दिस डॉप्सन यूनिट्स आर एक्चुअली लोअरिंग डाउन, मतलब ओजोन लेयर की जो थिकनेस है वो कम हो रही है. व्हाट इज द इफेक्ट, व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन? हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे रेफ्रिजरेटर्स और इंडस्ट्रीज में से जो CFCs एलिमिनेट हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. ये जो गैसेस हैं दे आर लाइटर. ये गैसेस ओजोन लेयर में जाके इसमें से डीक्लोरिनेशन की प्रोसेस हो रही है. आप देखो क्लोरीन रिमूव हो रहा है. ओके, और क्लोरीन जो है, क्लोराइड जो है, ओके, वो ओजोन को डिग्रेड कर रहा है. आप देख सकते हैं O3 का रिएक्शन क्लोराइड के साथ हो रहा है. क्लोराइड इज डिग्रेडिंग O3 into O2. मतलब वहां पे जो प्रोसेस ऑक्सीजन में से ओजोन बनने की हो रही थी, और ओजोन क्या कर रहा था, UVB रेस को यहाँ पे आने से रोक रहा था, और इसी वजह से जो पूरा लिविंग सिस्टम है इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द UVB रेडिएशन. लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि CFC का जो क्लोरीन आयन है उसने ओजोन को डिग्रेड किया एंड इट हैज कन्वर्टेड इट इनटू O2.
ओके, तो ये कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे हो रहे हैं और उसी की वजह से ओजोन कम होता जा रहा है। आई इसके बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं हम डिटेल में पूरा, क्या होता है पूरा केमिकल रिएक्शन भी यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। सो इन स्ट्रेटोस्फियर यूवी रेज, अब प्रॉब्लम क्या है देखिए, यूवी रेज एक्ट ऑन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन दैट इज O2 टू प्रोड्यूस ओजोन। अब सनलाइट में से जो यूवी रेडिएशन निकल रहा है, वो यूवी रेडिएशन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर एक्ट करके और वो ऑक्सीजन को कन्वर्ट कर रहा है इनटू ओजोन। ओके, मतलब यूवी रेज से हमें ओजोन प्रोटेक्ट कर रहा है और वो ओजोन बनाने के लिए जो हेल्प भी कर रहे हैं, दे आर यूवी रेज। UV rays also cause the degradation of the ozone to O2, मतलब ये डायनामिक प्रोसेस चल रही है। ओके, दिस प्रोसेस इज आर बैलेंस, टू वे रिएक्शन चल रहा है और वो बैलेंस्ड इक्वेशन पूरा है। बट दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब्ड और यू कैन से डिसरप्टेड ड्यू टू ओजोन डिग्रेडेशन बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ओके, तो ये जो ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, इट इज एक्चुअली डिसरप्टेड बिकॉज ऑफ द chlorofluorocarbons, CFCs, which are used as refrigerants. Okay, so it is acting as a refrigerant gas. तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है वहां पे देखिए, CFCs मूव अपवर्ड एंड रीच एटमॉस्फेयर बिकॉज CFC का जो मोलिकुलर वेट है वो बाकी गैसेस से बहुत कम है, तो लाइटर गैस है कंपेरेटिवली, तो वो अपर एटमॉस्फेयर में जा रहा है। अब यूवी रेज क्या कर रहे हैं यहाँ पे, यूवी रेज एक्ट्स ऑन CFC रिलीजिंग क्लोराइड एटम्स। ओके, तो यूवी रेज CFC के ऊपर एक्ट कर रहे हैं और उसकी वजह से क्लोराइड प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, अब ये क्लोराइड जो है वही हमारे लिए कल्प्रिट बन रहा है। इन प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड दैट इज एक्टिंग एज अ कैटालिस्ट, अब क्लोराइड यहाँ पे कैटालिस्ट के जैसे काम करने वाला है एंड उसका सबस्ट्रेट कौन है, ओजोन, एंड इट इज डिग्रेडिंग ओजोन टू ऑक्सीजन। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लोरीन, ओके, और ये जो क्लोरीन आयन है इट इज रिएक्टिंग विद ओजोन, और यहाँ पे क्लोरीन एज अ सबस्ट्रेट नहीं यूज हो रहे हैं, क्लोरीन एज अ कैटालिस्ट यूज हो रहे हैं, तो वो रिएक्शन में यूटिलाइज भी नहीं होता है। याद करिए डेफिनेशन ऑफ द एंजाइम्स और एनी कैटालिस्ट, कैटालिस्ट आर द मॉलिक्यूल्स which are just enhancing the rate of the reaction without getting utilized, मतलब वो इन्वॉल्व होते हैं रिएक्शन में लेकिन यूटिलाइज नहीं होते। इसीलिए प्रॉब्लम ये है कि एक ही क्लोरीन आयन बार बार बहुत सारे ओजोन मॉलिक्यूल को डिग्रेड कर सकता है। तब ओजोन का कन्वर्जन ये कर रहे हैं क्लोरीन मोनोक्साइड में, इट इज कन्वर्टिंग इट इनटू क्लोरीन मोनोक्साइड दैट इज कॉल्ड ClO प्लस ऑक्सीजन इज ऑल्सो गोइंग टू बी रिलीज्ड। अब ये क्लोरीन मोनोक्साइड का क्या हो रहा है, ClO का, ClO इज एक्टिंग विथ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन दैट इज ऑक्सीजन एटम, और उसमें से क्लोरीन अलग होगा और वापस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बनेगा, तो ये क्लोरीन वापस रिलीज हो जा रहा है बार बार, जैसे यहाँ पे ClO बना लेकिन वापस ये क्लोरीन अलग हो गया। अब ये क्लोरीन वापस एक नया साइकिल शुरू कर सकता है। तो इन प्रेजेंस ऑफ द Cl विच इज एक्टिंग एज मतलब क्लोरीन which is acting as a catalyst, ozone degrades to O2, this causing ozone depletion. It has formed ozone hole over the एंटार्क्टिक रीजन। जो हमने स्टार्टिंग में एक फोटोग्राफ देखा था वो एंटार्क्टिक रीजन का ही था और वहां पे एक बहुत बड़ा ओजोन होल क्रिएट हो चुका है। अब ओजोन होल क्रिएट हुआ है तो उसका प्रॉब्लम क्या होगा, तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस ओजोन होल, मतलब वहां पे अगर ओजोन नहीं है तो दिस यूवी रेस कैन डायरेक्टली गेट एंट्री इनटू आवर एटमॉस्फेयर, और अगर वो उनको वहां पे एंट्री मिल रही, इट इज गोइंग टू वार्म अप आवर एनवायरनमेंट। एक तो ये यूवी रेस की जो हीट एनर्जी है उसकी वजह से, नंबर 2 दे कैन कॉज म्यूटेशंस, कैंसर्स एंड ऑल दिस थिंग्स। तो बहुत सारे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी होने वाले हैं और ह्यूमन हेल्थ के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट होने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे उसको और एक इसी रिएक्शन को एक पिक्चराइज्ड वे में आपको बताया गया, CFC रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट बाय इंडस्ट्रीज राइजेस अप टू एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ देयर लो मॉलिक्यूलर वेट। सनलाइट क्या कर रहा है, उस CFC को ब्रेक कर रहा है and releasing the chlorine. Chlorine reacts with ozone that is O3 और वहां पे as a catalyst वो यूज हो रहा है and it is destroying the ozone into oxygen। आप देख सकते हैं ट्राई मॉलिक्यूल दिखा है तो ओजोन है और यहाँ पे डायमोलिकुलर स्ट्रक्चर दिखा है आपको, तो ये ऑक्सीजन है।
और क्लोरीन फ्री रह रहा है, इसीलिए मोर रिएक्शंस आर आल्सो गोइंग टू बी क्रिएटेड एंड इट इज अल्टीमेटली डिप्लीटिंग द ओजोन लेयर. Now, what are the impacts of the ozone depletion, dear students? So UV radiation of the wavelengths which are shorter than UVB are almost completely absorbed by Earth's atmosphere. UVB से short wavelength वाला जो UV radiation है, that is obviously going to be absorbed, completely absorbed by the Earth's atmosphere. अब dear student इसको याद रखिए, UVB से short wavelength वाला वो Earth का जो surface है उसको completely utilize कर लेता है. But UVB causes mutation to DNA. ऐसा क्यों है? Because UVB जो है वो एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके, अगर ओजोन नहीं है तो एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके वो हमारे तक पहुंच सकता है. इट कॉजेज एजिंग ऑफ स्किन. यहाँ पे आपको एक पिक्चराइज्ड वे में आपको दिखाया है स्किन एजिंग का क्या इम्पैक्ट होता है. इट ऑल्सो डैमेजेस द स्किन सेल एंड इट इज क्रिएटिंग स्किन अल्सर्स एंड कैंसर्स. आप देख सकते हैं ऐसे बहुत सारे स्पॉट्स हमारे बॉडी सरफेस पे बहुत सारे लोगों को देखने मिल सकते हैं. सो इट इज नथिंग एल्स बट दे आर द लोकलाइज्ड कैंसर्स. ओके, तो ये स्किन सेल पे इस तरह से डैमेज कर सकते हैं और उसकी वजह से अगर लार्जर स्केल पे अगर ये हो रहा है तो यू हैव टू बी अलर्ट. ओके, इट इज स्प्रेडिंग थ्रू योर स्किन. ओके, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंजेबल इम्पैक्ट यूवी रेडिएशन का है. दूसरा आप देख सकते हैं व्हाट इट कैन कॉज. सो इट कैन कॉज, तो हाई डोजेस ऑफ द यूवीबी रेडिएशन कॉजेस इन्फ्लामेशन ऑफ द कॉर्निया. इन्फ्लामेशन हमने चैप्टर 8 में पढ़ा है. ओके, और यहाँ पे कॉर्निया में इन्फ्लामेशन हो रहा है और उस कंडीशन को बोला जाता है स्नो ब्लाइंडनेस. ओके, इट इज कॉल्ड स्नो ब्लाइंडनेस दिस वन. ओके, इट इज कॉजिंग द इन्फ्लामेशन ऑफ द कॉर्निया. पूरा आप देखिए कॉर्निया रेड हो चुका है और इट इज क्रिएटिंग स्नो ब्लाइंडनेस. It is also creating cataract. Okay, cataract एक common है. Okay, it permanently damages to cornea. Not only cataract, लेकिन वो cornea को भी permanently damage करता है और complete blindness भी उसकी वजह से possible है. So dear students, ये कुछ इसके impact रहते हैं UV radiation के on the human health. एक तो बहुत serious है skin cancer, skin ulcers. दूसरा है स्नो ब्लाइंडनेस, दैट इज इन्फ्लामेशन ऑफ द कॉर्निया. फिर है कैटरैक्ट, अगेन रिलेटेड टू आईबॉल, एंड परमानेंट डैमेज टू द कॉर्निया. बिकॉज ऑफ परमानेंट डैमेज इट कैन कॉज ब्लाइंडनेस. So how to deal with this challenge of the ozone depletion? So dear students, in 1987 an international treaty was signed. एक international act बना है, it is called treaty. अगर treaty इसको बोला जाता है अगर कोई rule या act implement होता है at the global level or between two countries, okay, by their mutual understanding, then it is called treaty. Okay, तो एक treaty यहाँ पे sign हुआ कनाडा में in 1987 and this has happened in the city of the Montreal. और इसीलिए इसको बोला जाता है Montreal Protocol. It was signed to control the emission of the ozone depleting substances. तो ozone depletion substances में सबसे important कौन है? That is CFC, chlorofluorocarbons, CFC. Okay. और 1987 से शुरू हुआ 2012 में इसके 25 years हुए और उसमें क्या हमें बेनिफिट हुआ वो भी हमें एक एनालिसिस करना चाहिए. So Montreal Protocol, it is related with the ozone depletion. Okay, Montreal is a city of Canada. वहाँ पे ये treaty sign हुआ है. The objective of the treaty or the act which was developed is how to control the emission of the ozone depleting substances और उसमें मेन जो है that is CFC. तो डियर स्टूडेंट्स दो क्वेश्चन होते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मोस्ट रिस्पॉन्सिबल गैस कौन सा है? तो उसमें CFC एक गैस है लेकिन वो मेन नहीं है, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड आएगा आंसर. और अगर ओजोन डिप्लीशन के बारे में ये क्वेश्चन पूछा जाता है देन योर आंसर वुड बी CFC, that is chlorofluorocarbon. There are protocols for
developed and developing countries for reducing emission of the CFCs and other ozone depleting chemicals. Okay, तो ऐसे भी कुछ protocols develop किए गए हैं by the countries on their own. Okay, or as well as between the groups of the countries, you can say developed and developing countries, for reducing the emission of the CFC, and not only CFC, also some of the other ozone depleting chemicals. So dear students, the next topic of the discussion is degradation by improper resource utilization and maintenance. So हम नेचर को डिग्रेड कर रहे हैं और उसका मेन एक रीजन यही भी है कि वी आर नॉट प्रॉपरली यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेस. ओके, उसका वेस्टफुल यूज हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं और उसी वजह से ये सब कुछ लॉस भी हो रहा है. तो उसमें एक प्रॉब्लम है सॉइल इरोजन और दूसरा है डिजर्टिफिकेशन. सॉइल इरोजन और दूसरा डिजर्टिफिकेशन टॉपिक का कंसेप्ट यहीं से समझ में आ रहा है. आप देखिए कुछ साल पहले ये जो लैंड एरिया था वो कुछ ऐसा दिख रहा था और आफ्टर फ्यू इयर्स नाउ यू कैन ऑब्जर्व दिस. ओके, डिजर्टिफिकेशन उसका हो चुका है. ओके, यहाँ पे पूरा प्लांटेशन वेजिटेशन अभी नहीं है. सो ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक ओवर कल्टिवेशन, डिफॉरेस्ट्रेशन, ग्रेजिंग एंड पुअर इरिगेशन प्रैक्टिसेस lead to soil erosion. It results in the arid patches of the land and desertification. तो ये एक इश्यू है. ओके, अगर ओवर कल्टीवेशन भी हम कर रहे हैं तो जनरली हम क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट एक्सप्लॉइटिंग द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल. ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हम एलिमिनेट करवा रहे हैं वहां से. फिर डिफॉरेस्टेशन भी अगर हो रहा है, ओके, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम है. ग्रेजिंग एक्सेसिव हो रहा है, इरिगेशन ठीक से नहीं हो रहा है. ओके, तो ऑब्वियसली वहां से सॉइल इरोजन होना शुरू हो जाएगा. सॉइल अगर इरोजन हो रही है, इट इज द वेदरिंग प्रोसेस ऑफ द सॉइल, तो उसमें से सैंड में वो कन्वर्ट होने वाला है और वो जो सैंड है अल्टीमेटली दैट सैंड इज क्रिएटिंग द डेजर्ट फॉर यू. फिर ऐसे पैचेस बनते जाएंगे और ये पैचेस जब एक दूसरे के साथ मर्ज होंगे देन इट इज गोइंग टू क्रिएट अ बिग एंड लार्ज डेजर्ट. इंक्रीज्ड अर्बनाइजेशन ऑल्सो क्रिएट्स डेजर्टिफिकेशन, क्योंकि अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए भी हम क्या कर रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा लैंड एरिया को ऑक्यूपाई कर रहे हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस. अल्टीमेटली वहां से प्लांटेशन वेजिटेशन कम होता जा रहा है और डेजर्ट इंक्रीज हो रहा है. आप देखिए यहाँ पे लंग्स ऑफ द अर्थ अमेजोन, ये कंडीशन है आज अमेजोन की. आप देखिए ये पूरा फॉरेस्ट है, ये भी फॉरेस्ट है और यहाँ पे आप देखिए डिजर्टिफिकेशन हो चुका है क्योंकि इस लैंड को यूज किया गया था एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए और ओवर एक्सप्लॉइट किया गया. आज ये डेजर्ट बन चुका है. अब ये डेजर्ट जब स्प्रेड होना शुरू होगा, क्योंकि इसकी सैंड जो है अब ये जब स्प्रेड होगी तो इसके आसपास के एरिया के भी न्यूट्रिएंट क्वालिटी को ये डाउन करेगा. Slowly, gradually, Amazon rainforest is going to be converted into a big desert. फिर वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी. मॉनसून चल रहा है अभी, वी नो दैट क्या कंडीशन है हमारे सिटीज की. सो दीज आर द प्रॉब्लम्स एज अ पार्ट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन. ओके, तो ग्रीन रेवोल्यूशन का ये पार्ट है वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी. Irrigation without proper drainage of the water leads to water logging in the soil. क्यों ऐसा होगा? तो हम इरिगेशन प्रोसेस चला रहे हैं लेकिन ड्रेनेज नहीं है हमारे पास प्रॉपर. ओके, अल्टीमेटली ड्रेनेज फेलियर हो रहा है और वाटर लॉगिंग की प्रोसेस हो रही है. और वाटर लॉगिंग होगा तो वाटर लॉगिंग की वजह से वो वाटर वहां पे बहुत देर तक रहता है, स्टेगनेंट वाटर होता है वो. और जब वो इवेपोरेट हो जाता है तो वाटर तो इवेपोरेट हो जाता है लेकिन उसके साथ जो वो सॉल्ट्स लेके आए वो सॉल्ट्स वहीं पे डिपॉजिट रह जाए और उसी वजह से प्रॉब्लम क्या हो रहा है, salinity of the soil is increases. It draws salt to the surface of the soil. The salt is deposited on the land surface or collects as a at the plant roots and obviously it is going to damage the agriculture. आप देखिए यहाँ पे भी यही हुआ है, वाटर लॉगिंग हुआ था, वाटर इवेपोरेट हो चुका, सॉल्ट रह गया यहाँ पे. अब इस सॉल्ट की वजह से इस प्लांटेशन की क्या हालत हुई है
इस फार्म की क्या कंडीशन हुई है, यू कैन सी। सो ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं which are actually you can say damaging the entire agriculture, entire forest regions as well. एक और है डिफॉरेस्टेशन। ओके, सो क्या हो रहा है डिफॉरेस्टेशन, आप देखिए लंग्स ऑफ द अर्थ, अमेजोन को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है और ये लंग्स जो हैं अब डैमेज हो चुके हैं डियर स्टूडेंट्स। डिफॉरेस्टेशन उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं, सो इट इज द कन्वर्जन ऑफ द फॉरेस्टेड एरियाज टू द नॉन फॉरेस्टेड वंस। अब ये स्टेटमेंट कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें समझ में आ रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऑलमोस्ट 40% फॉरेस्ट हैव बीन लॉस्ट इन द ट्रॉपिक्स compared to only 1% in the temperate region। 40% ट्रॉपिकल रीजन के फॉरेस्ट जो हैं वो लॉस हो चुके हैं compared to only 1% in the temperate region। ओके, अब देखिए यहाँ पे बिटवीन 1990 एंड 2015, मतलब ऑलमोस्ट यू कैन से 25 years में वर्ल्ड हैज लॉस्ट 129 million hectares of the forest। 129 million hectares of the forest। ओके, और वो कितना एरिया हो रहा है, साउथ अफ्रीका जो कंट्री है, ओके, साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जितना ये एरिया हो रहा है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी क्या है इंडिया की, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988 ऑफ इंडिया हैज रिकमेंडेड 33% फॉरेस्ट कवर फॉर द प्लेन्स। तो इंडिया में 33% फॉरेस्ट कवर होना चाहिए प्लेन्स में, ओके, ग्राउंड्स पे, एंड 67% ऑन द हिल्स, मतलब माउंटेन रेंज में ये फॉरेस्ट जो है उसका कवर कितना होना चाहिए, 67%। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है देखिए आप, but we have only 19.4% of the forest cover, okay, total 19.4% of the forest cover we are having, or it was about 30% at the beginning of the 20th century, मतलब आज से 100 साल पहले ये 30% था। so almost we have lost 11% around in 100 years। और उसी का रीजन है cyclones, floods and all these things are very prominent, and as well as repeatedly we are observing this natural disasters or calamities, you can say। Now what are the reasons of the deforestation, उसके reasons क्या है, तो conversion of the forest to the agricultural land, Amazon में यही हो रहा है, हमारे कंट्री में भी बहुत सारी जगह पे यही ऑब्जर्व हो रहा है। फॉर टिम्बर, फायरवुड, कैटल रेंचिंग एटसेट्रा, ये सारे कॉमन एक्टिविटीज हमारे रहते हैं फॉरेस्ट में, और उसी की वजह से उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चरल लैंड में। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर एक प्रैक्टिस है विच इज ऑल्सो नोन एज जूम कल्टीवेशन। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, आप देखिए ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो रही है यहाँ पे, माउंटेन रेंज है ये पूरा, ओके, आप देख सकते हैं पाइन ट्रीज हैं ये सारे, ओके, हिमालयन रेंज में ये हो रहा है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इट इज कॉल्ड जूम कल्टीवेशन, और ये मैंने देखा हुआ भी है इन मेघालय। सो इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ द इंडिया इट इज परफॉर्म्ड, इट इज प्रैक्टिसाइज्ड। सो क्या होता है जूम कल्टीवेशन में या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर में, तो हमें पता है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं इंडिया के, उसके पास लैंड के नाम पे क्या है, माउंटेन रेंज है। सो टू डेवलप देयर एग्रीकल्चर व्हाट दे आर डूइंग, दे आर जस्ट यूजिंग माउंटेन रेंजेस, ओके, फॉर their agricultural practice। क्या करते हैं वो, so in this forest trees are cut down and burn the plant remains। forest trees जो होते हैं एक particular zone decide किया जाता है, उसको cut down कर दिया जाता है और फिर उसको जला दिया जाता है forest trees को, okay। the ash is used as fertilizer, उसमें से जो ash generate हो रही है उसको वो use करते हैं as a fertilizer। then the land is used for farming or grazing, फिर उस land को इस तरह से डेवलप किया जाता है so that it can be used as a farm or it can be used as a grazing field, okay, for their cattle and other animals। after cultivation the area is left for several years for its recovery, okay। एक बार इतना हो जाने के बाद जो एरिया है वहां का, उसको फिर ऐसे ही एज सच छोड़ दिया जाता है फॉर इट्स रिकवरी। रिकवरी मतलब वहां पे वापस फॉरेस्ट डेवलप होना शुरू होता है।
तब तक तो ठीक चल रहा था, अगर ये प्रैक्टिस हो रही थी तब कोई ज्यादा इश्यू नहीं था। इन अर्लियर डेज इनफ टाइम गैप वाज गिवन फॉर द रिकवरी, तब तक कोई इश्यू नहीं था। लेकिन राइट नाउ द चैलेंज इज ओवर पॉपुलेशन, और उसी की वजह से कल्टीवेशन ज्यादा होना चाहिए। तो बिकॉज ऑफ दिस रिपीटेड कल्टीवेशन वाज परफॉर्म्ड, मतलब बीच में जो टाइम गैप दे रहे थे फॉरेस्ट को रीडेवलप होने के लिए वो अब नहीं दे रहे हैं, बार बार उसी एरिया में हम जूम कल्टीवेशन वहां पे कर रहे हैं। और उस वजह से क्या हो रहा है, इट हैज डिक्रीज्ड the recovery phase resulting in the deforestation in those type of the zones, okay, जहां पे zoom cultivation practiced हो रहा है वहां पे। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। पहले तो जो वहां के नेटिव्स करते थे इस तरह से जूम कल्टीवेशन फॉर, ऑब्वियसली दे वर परफॉर्मिंग दैट थिंग फॉर देयर सर्वाइवल, क्योंकि वहां पे लैंड नहीं है, ओके, प्लेन्स नहीं है, ग्राउंड्स नहीं है, तो उनको एग्रीकल्चर अगर करना है अपने खुद के लिए भी, अगर कुछ ग्रेन्स वगैरह चाहिए, वेजिटेबल्स, तो ऑब्वियसली दे हैव टू परफॉर्म जूम कल्टीवेशन, लेकिन फिर वो फॉरेस्ट को रीडेवलप होने का टाइम देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, नाउ इट इज एवरीथिंग कॉमर्शियलाइज्ड, और इसीलिए बार बार वहां से कल्टीवेशन हो रहा है और फॉरेस्ट जो है वो अब डिफॉरेस्ट हो रहा है, मतलब वहां पे अब स्लोली ग्रेजुअली बायोडाइवर्सिटी भी लॉस हो रही है। Now what are the consequences of the deforestation? तो डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। सो ऑब्वियसली एटमॉस्फेरिक CO2 इज इंक्रीज्ड, क्योंकि फॉरेस्ट नहीं है, हु इज गोइंग टू कंज्यूम द एक्सेसिव CO2 व्हिच इज रिलीज्ड बाय वैरायटी ऑफ द प्रैक्टिसेस परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन, हु इज गोइंग टू डू दिस? तो एटमॉस्फेरिक CO2 कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, because the trees that could hold a lot of carbon in their biomass are lost. Loss of biodiversity due to habitat. अब देखो CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है, अगर CO2 यूज नहीं होगा प्लांट्स के थ्रू तो फिर वो एटमॉस्फेयर में रहेगा और एटमॉस्फेयर को वार्म अप करता जाएगा, और उसकी वजह से वापस ग्लोबल वार्मिंग की जो पूरी प्रोसेस है उसको हम स्पीड अप कर रहे हैं। सो ये चेन रिएक्शन पूरा चल रहा है इन द डिजास्ट्रस मैनर, ओके। सो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, फॉरेस्ट लॉस हो रहे हैं, फॉरेस्ट लॉस हो रहे हैं तो उसकी वजह से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स स्टार्टिंग फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू यू कैन से प्रोटोजोआ है, कुछ फंजाई है, प्लांट्स अदर एंड एज वेल एज सम ऑफ द एनिमल्स, ओके, ये सारे लॉस हो रहे हैं, ओके, बिकॉज उनका जो नेचुरल हैबिटेट था वो हमने डिस्ट्रक्ट किया है। इट डिस्टर्ब्स हाइड्रोलॉजिक साइकिल, ओके, वाटर साइकिल को भी ये डिस्टर्ब कर रहा है, मतलब मानसून जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, ओके, उसी की वजह से बहुत बार साइक्लोन्स वगैरह ऑब्जर्व हो रहे हैं। सॉइल इरोजन एंड डिजर्टिफिकेशन ये भी हो रहा है, क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वो प्लांट्स के पास है। नंबर 2, सॉइल होल्डिंग कैपेसिटी भी है। अब जब प्लांट ही नहीं रहेंगे तो सॉइल को होल्ड करके कौन रखेगा, उसकी वजह से इरोजन होगा, और इरोजन होने के बाद वहां पे कुछ ग्रो नहीं होगा, तो अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट। तो ये कुछ इश्यूज वहां पे, चैलेंजेस वहां पे हो रहे हैं। तो उसका आंसर क्या हो सकता है डियर स्टूडेंट्स? तो उसका आंसर है रीफॉरेस्टेशन। So the process of restoring a forest that once existed in the past, आप देखिए ऐसा भी क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये स्पीड अप नहीं कर सकते हैं। जो डिफॉरेस्टेड एरिया था उसको आप रीफॉरेस्टेड एरिया में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। सो इट में अकर नेचुरली इन अ डिफॉरेस्टेड एरिया, अगर उसको टाइम दिया जाएगा तो नेचर तो अपने आप को वापस रीएस्टैब्लिश कर सकता है। हाउएवर वी कैन स्पीड इट अप बाय प्लांटिंग द ट्रीज, लेकिन हम नेचर को अगर थोड़ा सपोर्ट दे दें, अगर हम खुद प्लांटेशन वगैरह करें और वो मास लेवल पे करें, तो ऑब्वियसली वी कैन रीफॉरेस्ट दिस थिंग्स। सो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे कुछ एग्जांपल्स भी हैं पास्ट में। पीपल्स पार्टिसिपेशन इन कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट, ओके, ये कुछ नया नहीं है, ओके, हम पहले से ऐसा करते थे बिकॉज वी आर नेचर लवर्स। सो बिश्नोई मूवमेंट वाज वन सच मूवमेंट इन इंडिया, ओके। सो इन 1731 द किंग ऑफ जोधपुर in Rajasthan asked to arrange wood
फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू पैलेस। तो जोधपुर का जो राजस्थान में जो राजा था उसने अपने सर्वेंट्स को वुड कलेक्ट करने के लिए बोला है to just construct a new palace. So the minister and workers went to a forest near a village inhabited by a community named Bishnois. So the Bishnois thwarted them from cutting down the trees. तो Bishnois ने क्या किया, उनको रोका। ओके और उस लीड रोल में एक वुमन थी, बिश्नोई वुमन अमृता देवी। सो शी हग्ड अ ट्री। ओके और उसने बोला कि अगर आपको ट्री को कट करना है पहले आप मुझे कट करिए। सो द किंग्स मैन कट डाउन द ट्री along with Amrita Devi because they were having order. They also killed her 3 daughters as well and hundreds of the Bishnois. ओके तो डॉटर्स को भी, उसकी जो 3 डॉटर थी उसको भी किल कर दिया गया और बाकी कुछ बहुत सारे बिश्नोइस को भी वहां पे किल किया गया। ओके सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज, और इसको फिर चिपको मूवमेंट, इस तरह से बाद में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस एक ऐसा मूवमेंट चला था चिपको मूवमेंट, और उसका जो एंसेस्ट्रल कंसर्न था वो अमृता देवी के इस इंसिडेंट से ही हुआ। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंस्टीट्यूटेड द अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड। तो अमृता देवी के ऑनर में एक अवार्ड यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया, अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड फॉर इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज फ्रॉम रूरल एरियाज फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी courage and dedication in protecting wildlife. Okay. Okay. तो ऐसे जो कोई इंडिविजुअल्स या कम्युनिटीज या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसा कुछ कर रहे हैं फॉर द कॉज ऑफ नेचर, फॉर कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी, गवर्नमेंट इज ऑनरिंग देम विद दिस अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड। चिपको मूवमेंट जो मैंने अभी आपको बात की ऑफ द गढ़वाल हिमालयास। ओके तो हिमालयन रेंज में भी 1974 में ये ऐसा हुआ था। लोकल वुमेन पार्टिसिपेटेड टू प्रोटेक्ट ट्रीज फ्रॉम द एक्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर्स बाय हगिंग देम। तो उसका जो एंसेस्ट्रल कंसर्न जो है या रिलेशन जो है वो अमृता देवी के इंसिडेंट से ही इनको ये मिला कि ऐसा हम कर सकते हैं। तो उस टाइम पे 1974 में ये चिपको मूवमेंट गढ़वाल में हुआ था। ओके जस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स जिनको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, ऑब्वियसली दे वर ट्राइंग टू कट द ट्रीज ऑफ द गढ़वाल। ओके तो ये हिमालयन रेंज में उत्तराखंड में है गढ़वाल। ओके So Government of India in 1980s introduced the concept of the Joint Forest Management. It is known as JFM, Joint Forest Management, to work closely with the local communities for protecting and managing the forest. Okay, तो ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोविजन ऑलरेडी बनाया हुआ है 1980s में, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ओके तो वहां पे लोकल कम्युनिटीज जो है वो गवर्नमेंट के साथ में मिलके, लोकल कुछ अथॉरिटीज या ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में मिलके फॉरेस्ट डेवलपमेंट मैनेजमेंट के लिए काम कर सकते हैं। इन रिटर्न फॉर देयर सर्विसेज द कम्युनिटीज गेट बेनिफिट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। ओके तो ऑब्वियसली उनको बेनिफिट भी होने वाला है। ओके कम्युनिटीज जो इसमें हेल्प कर रहे हैं उनको क्या मिल रहा है, तो फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं वो फ्रीली अवेलेबल हो रहे हैं, जैसे कि फ्रूट्स हैं, गम, रबर, मेडिसिन एटसेट्रा, दे आर गोइंग टू गेट। तो इस तरह से गवर्नमेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी काम कर रही है फॉर द मैनेजिंग एंड फॉर एस्टैब्लिशिंग फॉर ऑफ द फॉरेस्ट एंड यू कैन से reforestation of the degraded lands. So dear students, we have completed with this entire chapter. Okay, that is environmental issues. It was really interesting to know many of the basics which we were actually studying since our early childhood. Okay, लेकिन उसको हम थोड़ा नॉन साइंटिफिक वे में शायद पढ़ रहे थे, या तो अगर साइंटिफिक अप्रोच उसका रहा भी तो एक लिमिटेड अप्रोच रहा, लेकिन एज अ बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी व्हाट शुड बी आवर पर्सपेक्टिव
what should be our thought process to understand all these processes, all these issues, all these practices related to environment, ecosystem and all. Okay, that is very important. I hope you have enjoyed this entire unit of the ecology. Fine. So with this note, I am ending this session. If you are having any doubts, any queries, any questions, okay, you can call me, or you can WhatsApp me, can message me. Fine. Till then, stay safe. Have a nice day.